हेलो जी, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलो, आज हम अपनी कॉर्पोरेट फंडिंग जो आपका सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम का मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर पेपर है और फर्स्ट पेपर है मॉड्यूल नंबर 3 में, तो हम आज उसकी महा रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बोला था अपने ड्राफ्टिंग के लेक्चर में ही कि सर हम इनिशियली ड्राफ्टिंग की, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट की और फंडिंग की महा रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ने मुझे डिमांड की कि सर पहले चैप्टर आईसीडीआर ही करवा दो। सर वो एक इतना अच्छा चैप्टर है और एलओडीआर करवा दोगे तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे 50% अबाउट टू सिलेबस हमारा सर पॉकेट में आके आ गया। एक्चुअली मेरे पास तो है नहीं पॉकेट, बट दिल ही मेरा पॉकेट है, उसके अंदर वो हमारा आ गया है। तो जैसे कि मेरे कुछ छोटे सा रूल है कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक फीचर्स आप लोगों को बताना। तो इस महा रिवीजन क्लास में जो आईसीडीआर, वन ऑफ आवर फेवरेट टॉपिक ऑफ आईसीडीआर, मैं इतना बता सकता हूं कि मतलब एक्साइटमेंट है, क्रोसिटी है हद से ज्यादा। मतलब मैं चाहता हूं आपके साथ खोना, लेकिन ड्यू टू टाइम इश्यूज मतलब बस मैं रिवीजन बैचेस को करवा सकता हूं अभी। तो बस मैं इतना ही आप लोगों को अभी बोलना चाहूंगा कि यस सर, यस, हम आने वाले हैं। हम आज ही हम स्टार्ट करेंगे इन डेप्थ खोने के लिए। कुछ 2 लेक्चर्स के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया मैं अपनी तरफ से फ्री गिफ्ट दे रहा हूं कि पूरी आईसीडीआर क्या है, कहां से निकला, क्या क्या लॉ उसके ऊपर लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इफ्स एंड बट्स वो देख लो। फिर आप वो छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट मेरे से पूछते हो ना, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग वो हर पर्सनली इंडिविजुअली बच्चे को आंसर देना बड़ा टफ टास्क होता है। तो 2 क्लास मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीडीआर की इन डिटेल क्लास 1.5 आवर्स, मोर देन 1.5 आवर्स मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें डाल रहा हूं और बैक टू बैक दोनों क्लासेस आपको देखने को यूट्यूब पे मिल जाएंगी। प्लीज जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट कि आप तक बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि आप तक सबसे पहले उस वीडियो का लिंक पहुंचे। क्योंकि मैं कई बार समटाइम्स मुझे डिले हो जाता है आप लोगों को टेक्स्ट करने में और आप उसको ये मेरे से पूछते हो सर आपकी वीडियोस नहीं आई क्या, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो यही मैंने सोचा है कि कुछ अपना रिवीजन करवाने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक उसका जो आपने एग्जीक्यूटिव में भी ना सुना और फाइनल लेवल पे आपको वो देखने को मिलेगा, तो उसकी आपको नॉलेज हो। 2 लेक्चर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से गिफ्ट ऑल ओवर इंडिया में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। चलो जी, इस फंडिंग के पेपर की भी मैं आपको थोड़ी सी बात कर लूं। रिवीजन, महा रिवीजन सेशन नंबर 1 जो आज आप देखोगे, इस मेरे शॉर्ट इस इंट्रोडक्शन के बाद आप उसको देखोगे। मेरा नाम है सीएस अंकुश बंसल, मैं हूं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बाय प्रोफेशन, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं बेसिकली, और मेरा लॉ फॉर्म में भी काफी सारा एक्सपीरियंस है, वहां भी मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी था। एंड ऑल अगर आपसे बात करूं, मैं एलएलबी एंड बाय डिग्री की बात करूं, एलएलबी एंड एलएलएम और बीकॉम एंड ऑल दैट मेरे पास डिग्री है। और राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एंड देन। चलो जी, मैं आपसे बस इतना ही बात करना चाहता हूं आज के दिन कि सर 3 या 4 पॉइंट मेरे महा रिवीजन के हैं ऑल ओवर इंडिया। सबसे पहले मैं ही इस कॉन्सेप्ट को लेके आया हूं, अब वो रिपीटिशन किए जा रहे हैं लोग, तो ठीक है, अच्छी बात, आप तक बेनिफिट पहुंच रहा है। तो पहली चीज ये मेरी कि सर मेरी कोशिश ये रहेगी जितने भी फंडिंग के चैप्टर हैं, 15-16 चैप्टर, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को जो इररिलेवेंट होगा बिल्कुल टॉपिक उसको छोड़ के हर टॉपिक को मेरी कोशिश रहेगी कवर करना। सर थोड़ी सी डिले हो जाएगा, बट आप एग्जाम में इस तरीके से जाओगे कि सर हमें तो 100% आता है। अब कुछ भी पूछ लो एग्जामिनर, हम रेडी हैं। टेस्ट लेना फर्स्ट चीज मेरी क्या है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, महा का मतलब होल। दूसरा चीज सर टेस्ट सीरीज होंगी, यस आप सही सुन रहे हो, ऑल ओवर इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज में अनाउंस कर रहा हूं। जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा 1-2 दिन के बाद मैं आपका टेस्ट ले लूंगा। वे मैं आपको बता दूंगा कि मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर टेस्ट लूंगा, मैं अपनी बैकएंड कंपनी से बात कर रहा हूं, टीम से मेरी बात चल रही है। तो सर 2 चीजें हमारी क्लियर हुई। थर्ड चीज सर, कैसे हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स, क्या एग्जाम में चार्ट्स बना के आने हैं कि नहीं आने हैं। सर एग्जाम में लैंग्वेज कैसी लिखनी है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। हाँ सर, रिटर्न आप क्या कुछ इजी वे में हमें नोट्स दे सकते हो क्या? सर कुछ चार्ट्स आपके होते हैं बुक में क्या? सर कुछ इजी वे में हमें रिटेन करने की टैक्टिक्स हो सकती हैं, मेमोरी टैक्टिक्स हो सकती हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ लेके चलूंगा। आप मेरे साथ एंजॉय करोगे और मैं बोल सकता हूं इस मतलब एक समुंदर है, उसके अंदर हमें अभी बहना है, हमें बहना नहीं है, हमें उसकी नौका को पार करके जाना है, हमें अपनी नौका से उसको पार करके जाना है। तो चलो ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आप अब एंजॉय कीजिए इन डिटेल 2 मेरे सेशन जो आप आज आईसीडीआर के स्टार्ट मैं कर रहा हूं, वो 2 सेशन आप देखना स्टार्ट कीजिए। चलो जी, मिलते हैं फिर अपने थर्ड सेशन के अंदर, जो मैं लाइव आपके साथ मतलब बेसिकली मैं खुद से रिविजनरी रूप में मैं आपके साथ जुड़ूंगा। बट वो 2 सेशन आप देखिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दीजिए। और जिन बच्चों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, प्लीज मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग प्लीज मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर लीजिए।
ऑल्दो वैसे तो स्क्रीन के नीचे भी आपको रन करता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल फिर भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास होगा तो देख लीजिए 9996065006। मैं 8 to 9 PM आपको अवेलेबल होगा। कोई भी डिस्कशन अगर आपको करना है, उससे पहले समटाइम्स मैं अवेलेबल नहीं हो सकता हूं। ठीक है जी, चलो जी, प्लीज 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 व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे टेक्स्ट करना। ग्रुप नंबर LG 3rd ग्रुप के अंदर आपको सारे डिस्कशंस करने हैं। कोई भी मेरा शेड्यूल है लेक्चर्स का, मुझे कैसे डालना है, कब मैं क्लास डालूंगा, तो उसके लिए मुझे पर्सनल टेक्स्ट करना। मैं आपको अपने रिवीजन बैच के अंदर ऐड कर लूंगा। और फ्री है ऑल ओवर इंडिया, कोई भी बच्चा इसके अंदर आप अपने आप को ऐड कर सकते हो। मुझे टेक्स्ट कर दो अपना नेम, देन मैं आपको उसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, चलो जी, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ICDR की फर्स्ट क्लास होगी। और ICDR के बारे में वैसे बेस तो सबको पता ही होगा। कहाँ पढ़ा था ICDR? फाउंडेशन में, BCom में? अच्छा, कहाँ कहाँ पढ़ते होंगे ICDR को हम वैसे अपनी लाइफ में? अब तक अगर मैं बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम तक होता था, फाइनल में ड्यू डिलिजेंस के पेपर में होता था। बट उन लोगों ने क्या किया, अब फाइनल के अंदर एक अलग से पेपर में डाल दिया और काफी अच्छे मार्क्स की वेटेज का डाल दिया, और पूरा का पूरा कहा एक अलग से फंडिंग का पेपर बना के, और SEBI ICDR। अच्छा, न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में अगर एग्जीक्यूटिव की मैं बात करूँ तो क्या डिफरेंस आ गया है कि ICDR जो हमारा न्यू सिलेबस में है वो बड़ा कम है। ओल्ड सिलेबस में पहले पूरा का पूरा होता था CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। अब जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में नहीं है वो उसके बाद एक्सटेंड का है फाइनल में, तो बच्चा हाफ वहां पढ़ेगा और हाफ यहां पढ़ेगा। लाइक फिक्स्ड प्राइस इशू वहां है, बुक बिल्डिंग वहां है, तो यहां आने के बाद क्या, राइट इशू, बोनस इशू, वो उनके सिलेबस में नहीं है। प्रेफरेंशियल इशू वो उनके सिलेबस में नहीं है, वो यहां फाइनल में आके आप लोग पढ़ोगे। ITP IGP जो हो चुका है, इंस्टीट्यूट इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स, तो वो वहां नहीं है, वो कहां पढ़ोगे, आप यहां आके पढ़ोगे। QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट वो वहां नहीं है, वो आप यहां आकर पढ़ोगे। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोस्पेक्टस जितना जो हमने आज तक पढ़ा है, जो प्रोस्पेक्टस जितना उसको बस लिस्टेड कंपनी को प्रोस्पेक्टस के लिए क्या करना होगा, वो कहां पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन द पेपर ऑफ सिक्योरिटी लॉ मॉड्यूल मतलब ग्रुप 2। सो अगर प्रोफेशनल में बात करें तो ग्रुप नंबर 3rd में आपको पूरा ये मतलब वो भी जो हमने नहीं पढ़ा है, मतलब बेसिकली प्रिज्यूम भी कर रहा है कहीं पे ICSI ये प्रिज्यूम कर रहा है कि आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का पूरा ICDR याद होगा, और हम वहां से भी पूछ सकते हैं और हम न्यू वाला भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो मैं अपने पार्ट पे पूरा ही कंप्लीट करके चलूंगा। अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 लेक्चर्स मतलब इसमें लग जाएंगे ICDR में हमारे। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ICDR की फुल फॉर्म और ईयर कब वो आया, कुछ पता है किसी को? एक बार फुल फॉर्म, SEBI इशू इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2005 या 8 8 या 9 पहले 2009 थी, अर्लियर इट वाज 2009 एंड नाउ इट इज 2018। तो अभी रिसेंटली इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी आई हैं, और लास्ट अमेंडमेंट इसकी 1 जनवरी 2020 वाले दिन भी आई है, 1 जनवरी वाले दिन, और काफी सारा इंपैक्ट उसका आया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट हालांकि आप लोगों के लिए एज पर जून अटेम्प्ट वो वैलिड नहीं है। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अगर कोई देख रहा है या फिर कोई क्लास में है तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए वो वैलिड है, जून अटेम्प्ट के लिए वो वैलिड नहीं है। तो अप टू 31 दिसंबर तक के आपके लिए वैलिड है। जो आज की डेट तक, जब तक हमारे चैप्टर चलेगा, जब तक जो भी अमेंडमेंट आएगी, डेली बेसिस के अमेंडमेंट हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे, ताकि जून के लिए भी और दिसंबर के लिए भी हमारे वो वैलिड हो। डन? तो एक बार स्टार्ट करते हैं SEBI ICDR रेगुलेशन। बट उससे पहले छोटा सा एक स्मॉल डिस्कशन, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वाला चैप्टर याद है कुछ? थोड़ा सा चैप्टर नंबर, मतलब एज पर अगर कंपनियों के चैप्टर्स की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर नहीं याद? बोलो सर हमें तो ये नहीं पता होता बुक में कितने चैप्टर है, वो हम कंपनी लोग के चैप्टर देखेंगे क्या? अच्छा, फंडिंग में कितने चैप्टर्स हैं? नहीं पता? चलो भगवान भला करे, कोई बात नहीं, फिलहाल ICSI भला कर दे बस आप लोगों का। तो चैप्टर 16 हमारे हैं ICSI के मॉड्यूल में। बट अगर मैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की बात करूं तो उसका चैप्टर नंबर 3
3 अगर मैं कंपनी लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, और यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस की। तो दोनों को साथ साथ मैं लेके चलूंगा। कुछ प्लेसेस पे जहां कंपनी लोग का इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ ज्यादा रेलेवेंट होगा तो मैं वहां उसको भी कनेक्टिविटी करूंगा, और जो हमारी आईसीडीआर है उसकी भी करूंगा, प्लस साथ में जहां एलओडीआर के इन्वॉल्वमेंट होगी तो मैं एलओडीआर को भी करूंगा, और एससीआरए एससीआरए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी 1956 तो उसको भी हम बीच में रेफर करेंगे। डन। तो अ स्मॉल डिस्कशन अगर हम इसके बारे में करें, कंपनी को कोई भी अपना बिजनेस चलाना है तो उसके लिए किसकी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए फंडिंग वर्ड यूज करो ना, फंडिंग हमारा सिलेबस है, सब्जेक्ट है फंडिंग। तो आप पास होने के बाद अब जैसे क्वालिफाइड सीएस हो जाओगे, जैसे आपकी ट्रेनिंग 12 मंथ या 24 मंथ एज द केस में भी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, वैलिड होगी, और कुछ जो पुराने चलते आ रहे हैं 15 मंथ, तो एज द केस में भी जो 3 में से एक जिसकी भी वैलिड ट्रेनिंग है, तो उसके बाद आप जाओगे कंपनी के पास। सबसे पहली चीज कंपनी आपसे क्या मांगेगी, कंप्लायंसेस। और वो कंप्लायंसेस के साथ साथ वो आपको क्या आपको लगता नहीं कि कंपनी को पैसे की भी रिक्वायरमेंट होगी? अच्छा, पैसे की प्लानिंग करके कौन दे देगा, सीए, कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कौन दे देगा, सीए। बट क्या वो वो फंड रेज करते टाइम पे क्या कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वो कौन करेगा, सीएस। जनरली मर्चेंट बैंकर, जनरली कौन, मर्चेंट बैंकर। पूरा का पूरा होल प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग और टिल एंड, जब तक वो पैसा हम यूटिलाइज ना कर लें, जब तक उसको सर्टिफाई करने से रिलेटेड कौन होता है उसमें, मर्चेंट बैंकर। तो क्या आपको लगता है मर्चेंट बैंकर कौन है, कोई इंसान है मर्चेंट बैंकर? नहीं, अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, जिसके अंदर सीएस भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप लोगों का स्कोप ट्रेनिंग का आफ्टर सीएस अगर ट्रेनिंग करनी है, मतलब एंड देन उसके बाद अगर उसके अंदर प्रैक्टिस भी करनी है, तो आप मर्चेंट बैंकिंग किसी भी अच्छी मर्चेंट बैंकिंग फर्म में जा सकते हो। और इंडिया में सिर्फ 1 या 2 जगह ही मर्चेंट बैंकिंग फर्म्स का एक ओरा क्रिएट है। सबसे बड़े तो बॉम्बे साइड अगर हम जाएंगे, और सेकंड वन इज दिल्ली। मतलब दिल्ली के अंदर भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स वगैरह भी आज के लिए थोड़ा सा वर्क देख रहे हैं। तो बट बॉम्बे में अगर हम बात करें तो टॉप पे बॉम्बे ही चलेगा, जिसके लिए अगर किसी को इस फील्ड में जाना है तो आगे। और ये पेपर आपकी हेल्प भी करेगा बड़ा ज्यादा, फंडिंग, आईसीडीआर, एलओडीआर, ये आपकी इतनी हेल्प करने वाला है एक अलग से एक स्कोप को ओपन करने में। डन। तो अब कंपनी को कंप्लायंसेस करना है, कंपनी को पैसा उठाना है, फंड्स रेज करना है। पहला क्वेश्चन मेरा जो मैंने बेसिक क्लास में बताया था और आज दोबारा से मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक कंपनी, लेट्स से आपकी कंपनी है लर्नर्स गाइड लिमिटेड। लर्नर्स गाइड मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो क्या है, पब्लिक कंपनी है। लर्नर्स गाइड पब्लिक लिमिटेड, मतलब लर्नर्स गाइड लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। अगर वो कंपनी कहां की होती, यूएस की, तो क्या लगाते, लर्नर्स गाइड्स आईएनसी यानी इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अगर वो बेसिकली और कंट्रीज वाइज है ना, डिफरेंट हम वर्ड लगा देते हैं। कई जगह हम लगाते हैं बेसिकली आईएनसी लगाते हैं, कुछ एक जगह और वर्ड यूज करते हैं, वो मेरे माइंड में भी फ्लोट अभी आ रहा था, जस्ट मैं अभी डिस्कस करता हूं उसके बारे में। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो अब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या लगता है कंपनी, ये देखो ई रजिस्ट्रेशन, सेबी की वेबसाइट बड़ी अच्छी है, मतलब है किसी को वेबसाइट बनवानी हो तो ऐसी वेबसाइट बनवा लो, नए टॉपिक्स, बट उसके लिए अपडेट भी रहना पड़ेगा। डन। तो वेट फॉर अ व्हाइल। तो स्टार्ट करते हैं। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, अर्लियर इट वाज 2009। अच्छा, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले चलो पहले मैं एक बार सोर्स बता दूं, या इसके बारे में स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं इनको। तो कंपनी को अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी को है फंड्स की रिक्वायरमेंट। एक कंपनी है एलजी, लर्नर्स गाइड लिमिटेड, तो पब्लिक कंपनी है। अब एक पब्लिक कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो पब्लिक कंपनी अपने फंड्स को कहां से रेज करेगी, बोलो बोलो। तो कंपनी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की। तो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स कौन करेगा और क्या क्या अरेंजमेंट ऑफ फंड्स होगा, अरेंजमेंट ऑफ
फंड्स, बोलो फटाफट क्या क्या फंड्स की अरेंजमेंट होगी। सबसे पहला सोर्स क्या मैं बोल दूं, बैंक लोन, या इसके अलावा भी एक और बोल सकते हैं प्रोमोटर अपना खुद का पैसा, या फिर बोल सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और बताओ। फिर हम सोचते हैं कि एक बार पब्लिक की तरफ ना जाएं, उससे पहले हम क्या कर लें, मतलब पब्लिक की तरफ जाएं, लेकिन हम किस मोड में जाएं, डेट के फॉर्म में जाना चाह रहे हैं, तो कैसे जाएं, डिबेंचर्स, बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। और लास्ट में क्या बोल रहा हूं, शेयर्स, शेयर्स। इतना आ रहा है समझे। बैंक लोन के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ये हम पढ़ेंगे हमारे फंडिंग के पेपर के अंदर ही, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 और 8 वो हमारी बात करेगा कि फंड बेस्ड बोरो कर रहे हैं, नॉन फंड बेस्ड कर रहे हैं। डिबेंचर्स के बारे में हम कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। बट स्टिल फिर भी अब मैं शेयर्स के बारे में थोड़ा सा लेट डिस्कस कर रहा हूं, पहले मैं बता रहा हूं रिटेन्ड अर्निंग वगैरह के बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ये आपका सबका अवेयर हो गया आप इस चीज को लेकर। मेरे को पहले बता दो डिबेंचर्स के केस में क्या होने वाला है। कंपनी चाहे तो डिबेंचर्स को किस तरीके से इशू कर सकती है, या तो वो कन्वर्टेबल होंगे या वो नॉन कन्वर्टेबल। अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, उनके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो इन्हीं की आगे कैटेगरी बन जाएंगी। बट फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, कन्वर्टेबल हो सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल हो सकते हैं। कन्वर्टेबल अगर कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, क्या कंपनी उनको प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, और क्या कंपनी उनको पब्लिक इशू कर सकती है, बाय वे ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो दोनों मोड अवेलेबल है कन्वर्टेबल के लिए। अच्छा, अगर कंपनी पब्लिक इशू में जा रही है तो कंपनी को क्या लगाना, क्या फॉलो करना पड़ेगा, सेबी ICDR। अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में ही जा रही है और बस प्राइवेट प्लेसमेंट से ही पैसा उठा रही है तो क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 42 ऑफ द, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आपको अभी, बट फिलहाल के लिए बस ये देख लो, ये करना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है। अगर कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू कर रही है तो क्या होगा, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट या पब्लिक इशू। क्लियर हो रहा है। अच्छा, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल मैं वर्ड लगा रहा हूं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो ठीक है, आपको कन्वर्टेबल तो समझ में आया, नॉन कन्वर्टेबल क्या इसके साथ रिडीमेबल वर्ड लगाना जरूरी है, रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीम। अगर मैंने रिडीमेबल नहीं लगाया तो भी प्रिज्यूम मान लिया जाएगा रिडीमेबल है। अगर मैं यहां डाल दूं नॉन कन्वर्टेबल नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स तो अलाउड नहीं है, वैसे यहां अलाउड नहीं है। बट अगर मैं आरबीआई एक्ट में जा रहा हूं तो आरबीआई एक्ट के अंदर वो अलाउड है, अगर वो बैंकिंग कंपनीज है या फिर अगर वो आरबीआई एक्ट के अंदर जा कर रही है। मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये सारा कुछ डिस्कशन करना है हम लोगों को। डन। तो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल डिबेंचर्स बेसिकली जिसको हम रिडीम करेंगे तो इनके लिए सेक्शन कौन सा है, 71 या 72, 71 या 72, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्यों आ गया, ये क्या हो रहा है, अपन आप क्यों भाग रहे हैं, कोई बात नहीं। दिख रहा है, रेड विद रूल 18। तो हम डिबेंचर के केस में क्या बात करेंगे, सेक्शन 71 रेड विद
रूल 18। डन। तो अगर मैं बात करूं नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल डिबेंचर्स की या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की, तो उसमें क्या मान लिया जाएगा? हम प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं और ये भी। अगर सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो क्या एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 42, और वो तो इसका मेन सेक्शन है ही 71, तो 71 तो इसका बेस सेक्शन है ही। 42 अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं एनी सिक्योरिटी तो क्या लग जाएगा? वर्ड 42। ठीक है। पब्लिक इशू कर रहे हैं तो क्या लगेगा? सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2000, इन शॉर्ट हम इसको प्यार से बोलते हैं सेबी ILDS रेगुलेशन 2008। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, तो ये हम कवर कर लेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है। एक मुझे इसमें से थोड़ी और इंटरप्रिटेशन बतानी है, बट एक बार पहले शेयर्स का बताने के बाद ही मैं उस इंटरप्रिटेशन पे आऊंगा। क्या डिबेंचर्स को भी डीमेटलाइज्ड फॉर्म में करना होगा? क्या डिबेंचर्स को भी डीमेटलाइज्ड फॉर्म में करना होगा? यस। सो नाउ अगर मैं बात करूं सेक्शन 29 क्या बोलता है? पहले मैं कंपनियों के सेक्शंस में खेल रहा हूं आपके सामने क्योंकि वो आपने पढ़े हुए हैं। तो सेक्शन 29 क्या बोलता है? अब क्या होंगे हमारे सारे शेयर्स डीमेटलाइज, डीमेट फॉर्म में हमारे होने, सिक्योरिटीज, शेयर्स नहीं, सारे सिक्योरिटीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे देखो। अब मैं मेन पोर्शन पे स्विच कर रहा हूं, शेयर्स। अच्छा, सेक्शन 43 क्या बोलता है? काइंड्स ऑफ शेयर्स, और शेयर्स आर ऑफ टू काइंड, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस। इतना क्लियर हो गया? डन ना? तो एक बेसिक आपको पता लग गया कि डिबेंचर्स ये हैं, कन्वर्टिबल भी हो सकता है, नॉन कन्वर्टिबल भी। कन्वर्टिबल का प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है, पब्लिक इशू भी। अच्छा, बस एक चीज और मुझे बता दो, अभी मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं, अभी मैं 500 वाली बात में नहीं जा रहा हूं, बट क्या कंपनी एक बार में, एक साल में कितने मैक्सिमम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू डिबेंचर्स इशू कर सकती है? मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकते हैं, वेदर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, व्हाटएवर एज द केस में भी, कुछ भी। अच्छा, एक चीज और यहां से मेरे को निकल के आई, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की, तो क्या कोई भी प्राइवेट कंपनी कर सकती है अपनी पब्लिक लिस्टिंग करवा सकती है अपने डिबेंचर्स के? ठीक है ना, लेकिन पब्लिक इशू नहीं लेगी, बेसिकली उसकी लिस्ट करवा लेगी। ठीक है, बताओ 200, तो एक फाइनेंशियल ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर में कितने डिबेंचर्स आप कर सकते हो? 200। अच्छा, वहां वर्ड लिखा एनी सिक्योरिटी होल्डर, जब हम जाके पढ़ेंगे सेक्शन 42 बोला ईच, मतलब एनी का मतलब क्या है? ऑल और एवरी, मतलब कहने का ईच सिक्योरिटी, जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की सिक्योरिटीज है, हर एक को 200 आप कर सकते हो। डिबेंचर्स भी हमारे 200 हो सकते हैं। डन ना? इतना सबको क्लियर हो गया? अब मैं आ रहा हूं अपने मेन जो मेरा मुद्दा है, ICDR पे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये हमें तो पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 के अंदर सारा का सारा। डन? चलो, अब एक इसमें से हमारा वे था शेयर्स के थ्रू पैसा उठाना। शेयर्स, शेयर्स की हमने बात कर ली, कितने काइंड्स? पहला मैं इसमें बना रहा हूं इक्विटी शेयर्स, दूसरा मैं बना रहा हूं प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, क्या प्रेफरेंस शेयर्स को भी दो तरीके से इशू किया जा सकता है? सेक्शन
रिडीमेबल होते हैं ऑलवेज, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑलवेज रिडीमेबल, ठीक है ना। अब आ जाओ, मुझे जो मैं पूछ रहा हूं आपसे उसका आंसर दे दो। क्या प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्टेबल और प्रेफरेंस शेयर्स को हम नॉन कन्वर्टेबल इशू कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं कर सकते। बट अब माय क्वेश्चन इज दैट अगर हम कर रहे हैं कन्वर्टेबल तो क्या लगेगा? ICDR तो लग जाएगा, कंपनीज एक्ट भी लगेगा, प्लस SEBI ICDR रेगुलेशन 2018। डन ना? बात कर रहा हूं मैं नॉन कन्वर्टिबल की, इस पे भी क्या लगेगा? ICDR, तो जी कंपनीज एक्ट तो लगेगा, सेक्शन 55 तो लगेगा, प्लस SEBI, शॉर्ट में बोलते हैं NCRPS रेगुलेशन 2013, रेगुलेशन 2013। बता रहा हूं फुल फॉर्म बता रहा हूं। नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो SEBI नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013। क्लियर हो गया? तो ये भी हमारा चैप्टर नंबर कहां पढ़ेंगे? 11। अभी बैक टू बैक यही पढ़ लेंगे हम लोग, मतलब पहले ICDR, उसके बाद डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, और मतलब इन हायरार्की में इन तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। डन? क्लियर हो गया पूरा का पूरा ये? अब हमारा जो मेन कंसर्न है मैं उस पर आता हूं। तो एक क्रक्स क्या निकल के आया? हमारा जो SEBI ICDR है वो किस पे लगता है? अब अगर मैं क्रक्स पे बात करूं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ SEBI ICDR, अब तक का क्रक्स क्या निकल गया? कौन सी सिक्योरिटीज पे लगता है? इन शॉर्ट बोल सकते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज पे। अब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इज इक्वल टू इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बताओगे क्या होता है? कौन कौन? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और बस। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल वारंट अलग होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, वारंट रेगुलेशन 13 ऑफ SEBI ICDR रेगुलेशन, वारंट। शेयर वारंट नहीं बोल रहा हूं मैं, शेयर वारंट तो खत्म हो चुका, वो तो 1956 एक्ट में सेक्शन 114 होता था। अगर मैं 1956 एक्ट की बात करूं तो 114 सेक्शन था शेयर वारंट, बट अब नहीं है वो कॉन्सेप्ट। इतना समझ में आ गया आपको? तो एक क्रक्स क्या निकल के आया? ICDR किस पे लगेगा? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। वो क्या होंगी? इक्विटी शेयर्स भी होंगी, प्रेफरेंस शेयर्स भी होंगी, ऊपर डिबेंचर पड़ा वो भी होंगे, लेकिन वो सारे नहीं, सिर्फ कन्वर्टेबल वाले। डन? अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। तो इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मुझे कुछ अब टेक्निकलिटीज के साथ आंसर करने स्टार्ट कर दो। सबसे पहले अब आप बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, क्या आप डायरेक्ट कंपनी को ये बोल दोगे कि सर एक काम करो पब्लिक इश्यू ले आओ? तो क्या करोगे? सबसे पहले अगर मैं स्टेप वाइज बात करूं तो स्टेप नंबर 1 आप क्या बोलोगे कंपनी को?
एक चीज और मुझे बता दो कि लिस्ट कंपनी होती है, कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं? कंपनी की सिक्योरिटीज बेसिकली लिस्ट होती है, ना कि कंपनी लिस्ट होती है। हम बोल देते हैं अपनी लेमन लैंग्वेज में कि कंपनी लिस्ट हो गई, बट एक्चुअली में कंपनी लिस्ट नहीं होती, कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्ट होती है। डन है? तो समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 1, आप कंपनी सेक्रेटरी, आप एडवाइस कर रहे हो, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ लर्नर्स गाइड लिमिटेड, एडवाइस योर चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। क्या एडवाइस करना आपको? हाउ टू रेज द फंड्स। आप प्रोसीजर बता दो कि कैसे कैसे हमें करना है, वेदर इट इज नेसेसरी और वेदर इट इज कंपल्सरी टू डायरेक्ट द मार्केट टू लॉन्च द पब्लिक इशू इन द मार्केट। क्या ये जरूरी है या हम वैसे भी कर सकते हैं? ऑल्टरनेट फंड्स आप बता दो क्या अवेलेबल होंगे। तो आप पहला स्टेप क्या बोल रहे हो? सर पहले प्रोमोटर अपना खुद का पैसा लगा लो। माय क्वेश्चन इज दैट अगर कंपनी को प्रोमोटर्स अपने घर वालों को ही शेयर इश्यू करने हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, मैं बोल रहा हूं 1000 करोड़ कंपनी को पब्लिक इश्यू लाना पड़ेगा। 4 प्रोमोटर कंपनी के, मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, एक कंपनी के लर्नर्स गाइड का प्रोमोटर, हम ही डायरेक्टर, हमें 250 करोड़ रुपए हम लगाना चाह रहे हैं और 1000 करोड़ रुपए हो गए एक कंपनी के अंदर, लर्नर्स गाइड के अंदर। अब कंपनी को तो शेयर तो इश्यू करने पड़ेंगे, प्रोमोटर्स हम। क्या कंपनी को पब्लिक इश्यू लाना पड़ेगा? क्या कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा? यार इतना बड़ा अमाउंट है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे मैंडेटरी, और क्या मुझे मैंडेटरी लिस्ट करवाना पड़ेगा? नो, इज इट नॉट नेसेसरी। तो कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस टाइम पे हम क्या बोलते हैं? अनलिस्टेड स्टेटस है मेरा। क्या स्टेटस है? बोल सकते हैं ना अनलिस्टेड। तो एनालिसिस में साथ साथ करवा रहा हूं, तो मेरा स्टेटस क्या है? अनलिस्टेड। चाहे मैं 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनलिस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अनलिस्टेड स्टेटस है। अभी मेरी लर्नर्स गाइड लिमिटेड अनलिस्टेड है, मैं उसी को लेकर चल रहा हूं। स्टेप नंबर 2, आप आगे कहां बढ़ोगे और क्या करोगे? बैंक तो खत्म हो चुका, बात ही शेयर की चल रही है। प्राइवेट प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, अभी नहीं पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? अभी पूछूंगा, अभी नहीं पूछ रहा हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट, तो मुझे बता दो, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट अगर मैं कर रहा हूं तो क्या मुझे प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा? क्या मुझे अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना पड़ेगा? अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ेगा? अभी शेयर चल रहा है तो मैं शेयर ही बोलूंगा। क्या शेयर को लिस्ट करवाना पड़ेगा? नो, नॉट रिक्वायर्ड। स्टिल कंपनी का स्टेटस क्या रहेगा? अनलिस्टेड। कितना? लेकिन ये हाउएवर कितना कर सकते हैं? अप टू 200 members in a one financial year। एक क्वेश्चन पूछो अब आपसे, कंपनी ने अपना कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल भी इशू किया था? अब इसमें मैं मान के चल रहा हूं, यहां कंपनी ने अपना प्राइवेट प्लेसमेंट इशू किया था, इसके भी कंपनी ने कितने कर दिए? 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और मेंबर्स तो होते हैं भी। अब कंपनी चाह रही है मैं इक्विटी शेयर्स भी 200 इश्यू कर दूं उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में, बात चल रही है 2019 की, तो क्या कंपनी कर सकती है? मैं अभी पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। मैं कंपनी, ये लर्नर्स गाइड लिमिटेड, इसने पहले प्रेफरेंस शेयर्स 200 इश्यू कर चुकी है। कब? इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर, मान लो, ठीक है। कितना फर्स्ट कर चुके प्रेफरेंस शेयर? 200 इशू। अब उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में पहला मैं क्या कर चुका हूं? प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसी सेम फाइनेंशियल ईयर में मैं प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रहा हूं इक्विटी शेयर्स की। इज इट अलाउड? तो 200 मेंबर्स एक फाइनेंशियल ईयर में, क्या वो अप टू 200 मेंबर्स वाला क्राइटेरिया ब्रीच नहीं हो जाएगा? बताओ मेरे को बताओ। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो सिक्योरिटी के लिए बोला गया, ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज के लिए वर्ड यूज किया गया है, या मेंबर्स वर्ड यूज किया गया कि अप टू?
पहली बात तो उन्होंने बोला है कि 200 ऑफ ईच सिक्योरिटी। तो चैप्टर नंबर, अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की, तो चैप्टर नंबर 3, पार्ट 2, चैप्टर नंबर 3 दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज विल कवर सेक्शन 23 टू सेक्शन 41 एंड पार्ट 2 विल कवर सेक्शन नंबर 42। ठीक है, तो यह है हमारा चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 पार्ट 2। अगर मैं पार्ट 2 पे आ रहा हूं डायरेक्ट, अगर बात की जा रही है प्राइवेट प्लेसमेंट, अच्छा प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी भी कर सकती है और प्राइवेट भी। काफी अमेंडमेंट आई है इसके अंदर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स, वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज और मैं माइंड में मेरे चल रही है, वो क्वेश्चन मैं पूछता हूं अभी आप लोगों से। दिख रहा है कहीं पे एक तो कलर ये ना, नोट शैल नॉट बी मेड टू पर्सन मोर देन 200 इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। An offer or invitation to subscribe securities under private placement, securities shall not be made to persons not member। तो बताओ क्या है? सिक्योरिटीज तो प्रेफरेंस शेयर भी अलग है, पब्लिक शेयर भी। तो क्या मैं एक बात इसमें बोल के चलूं? अच्छा, आप यहीं पे सेक्शन 2 क्लोज 68 पढ़ोगे, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनी तो क्या बोलती है? 200 मेंबर्स। मेंबर्स मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी और इक्विटी शेयर होल्डर। समझ रहे हो ना मेरा कंसर्न? अगर मैं बात कर रहा हूं, अब एक ज्वाइंट इंटरप्रिटेशन अगर इसकी मैं निकाल दूं, अगर मैं 200 मेंबर्स की इंटरप्रिटेशन पे आ रहा हूं, 200 क्या वर्ड है? सिक्योरिटीज होल्डर। तो एक फाइनेंशियल ईयर कौन सा मेरा, मान के चलो 2019 एंड हो रहा है 2020 और 2021। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। बात की जा रही है अभी प्राइवेट प्लेसमेंट की, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं। और कंपनी का स्टेटस क्या है? सिचुएशन नंबर 1। अब जब मैं आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में ही लेके चल रहा हूं, उसे बाहर तो निकालूंगा अभी, फिर मैं पब्लिक इश्यू और आईसीडीआर पे लेके आना चाह रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1 ये क्या हमारी? पब्लिक कंपनी। कंपनी ने पहले 200 ये इशू कर दिए, 200 ये कर सकती है? आंसर पहले तो एक ही फाइनेंशियल ईयर में घूम जाओ, बताओ कर सकते है कंपनी? अभी तो पढ़ा के हटाऊं, क्योंकि ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं क्या, ओनली एप्लीकेबल होगा सेक्शन 42, क्योंकि पब्लिक कंपनी का तो कहीं पे भी डेफिनेशन के अंदर कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी ना मेंबर्स की, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिक्योरिटीज चेक करनी है, कोई भी 200 से ज्यादा सिक्योरिटीज ना हो। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब अगले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी यहां 200 करना चाह रही है, यहां 200 करना चाह रही है, तो पर ईच या एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इन अ फाइनेंशियल ईयर कितनी? मैक्सिमम 200। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स को अलग ट्रीट किया जाएगा, इक्विटी शेयर्स को अलग। यहीं पे अगर मैं सिचुएशन नंबर 2 कर दूं, अगर ये कंपनी हमारी होती, अब बता दो मुझे, क्या यहां मैं बोल दूं कि सेक्शन 2 क्लोज 68 का सेकंड पॉइंट, 1 का सेकंड पॉइंट या सेकंड पॉइंट वर्सेस सेक्शन 42 की इंटरप्रिटेशन ये वाली, तो वो क्या बोलती है? मैक्सिमम 200 मेंबर्स या मेंबर्स वर्ड पर्सन, और यहां क्या बोलते हैं? 200 ईच काइंड। तो काइंड तो प्रेफरेंस शेयर वैसे तो अलग है, बट क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मेंबर्स होंगे? तो क्या एक अच्छी सी इंटरप्रिटेशन निकाले और क्या बोल दें कि सेक्शन 2 क्लोज 68
प्रिवेल्स ओवर सेक्शन 42 रिक्वायरमेंट। तो मैक्सिमम कितना होगा अगर ये प्राइवेट कंपनी होती, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी तो राइट, अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो नो। क्लियर आ गई ना? तो पब्लिक कंपनी के केस में अलाउड है 200 200 200, प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम 200, हाँ, लेकिन इनका और इनका कॉम्बिनेशन अलाउड था, इनका और इनका। होप सो क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा ये वाला क्राइटेरिया इसका फुलफिल करना। हाँ, नेक्स्ट, अगर चलो प्राइवेट कंपनी केस में अब नेक्स्ट ईयर पे आते हैं, तो सिर्फ ये कैंसिल नहीं होगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। डन? हाँ, डिबेंचर होल्डर्स नेक्स्ट ईयर में 200 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर जाता है, अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूं तो उस फॉर्म, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। फॉर्म नंबर याद है किसी को? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर का फॉर्म 4, ठीक है, PS4। प्राइवेट प्लेसमेंट की जो रिटर्न्स या रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन होते हैं वो किस में होते हैं? रिटर्न्स बेसिकली PS5। क्लियर हो गया आप लोगों को? प्राइवेट प्लेसमेंट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, अब मैं आ रहा हूं अपना लिंक पे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हमें कोई भी मैंडेटरी, अच्छा अभी ना सिचुएशन घुमाई नहीं है मैंने, अभी तो मैं बिल्कुल लेमन तरीके से लेके चल रहा हूं, अभी तो मैं एक्सटेंड बर्ड्स करूंगा इसके अंदर। इतना समझ में आ गया? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 क्लियर? आईसीडीआर के लिए ना अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट करने के लिए अपना लेके आना, रिया या जो भी मतलब हो, अपना आईसीडीआर के लिए रखना, क्योंकि हर रेगुलेशन पे कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशंस हम करते रहेंगे, चार्ट्स बनाते रहेंगे, तो इसमें होने वाली अच्छी खासी मतलब हमारा लेवल इसमें। स्टेप नंबर 3, अब क्या कर सकते हो आप? बोलो बोलो फटाफट। क्या मुझे अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ेगा? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। स्टेप नंबर 4, लगा दो आज अपना सारा दिमाग, झोंक दो। नॉट रिक्वायर्ड। अभी तो मैं इसके एक लास्ट एनालिसिस और करके आपको बता दूंगा, फिर आपको मतलब एक वर्ड मुंह से खुलेगा, वाओ, मतलब ये समझ में आएगा पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस, पूरा का पूरा आईसीडीआर, और जहां भी आज तक हमने पढ़ा वो सारा कैसे एक चार्ट के अंदर कवर हो जाएगा हम लोगों का। देन उसके बाद ईसोप या ईसोस सेक्शन बता सकते हो? कोई बोला नहीं तो मुझे लिखना पड़ा, क्या करूं? अच्छा, एक चीज और रह गई, अभी मैं मेन वाले स्टेप को यहां नहीं बता रहा हूं। बोनस इशू कहाँ है? अच्छा सॉरी, ठीक है, चलो इसमें मैंने डाल दिया तो अच्छी बात है, वरना अब तो लास्ट तो फिर अपना वही रह गया। अब लास्ट में घूम फिर के अब क्या क्या कर रहे हैं हम? प्रोस्पेक्टस। अब लास्ट में आ रहा हूं मैं किससे? प्रोस्पेक्टस पे। इसको क्या मैं बोल सकता हूं? पब्लिक ऑफर। इसको भी अभी मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूं, बट फिलहाल के लिए इतना बहुत है, आप लोगों के साइड में हो जाएंगे तो बना के पब्लिक ऑफर। अच्छा, पब्लिक ऑफर 2 टाइप का, आईपीओ और ना एक और, इसमें एक और कैटेगरी, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल अगर आप पब्लिक ऑफर की डेफिनेशन पढ़ोगे जाके आईसीडीआर में, तो अभी मैं करवाता हूं सारा। देयर आर 3 कैटेगरीज, आईपीओ, एफपीओ और ऑफर फॉर सेल, और वो भी 2 तरीके का। बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस, बाय द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी सेक्शन 28, उसके लिए भी हम वैसे प्रोस्पेक्टस का ही नाम यूज करते हैं। ठीक है, डन? इतना समझ में आ रहा है?
आगे बढ़ूं मैं? अब इसको थोड़ा सा फेयर कर देते हैं और एक तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब करें, जिसको नोट करना हो बाद में करते रहना आराम से, मैं दे दूंगा टाइम, ब्रेक बहुत होगा लंबा। देखो अब मेथड्स ऑफ फंड रेजिंग थ्रू इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? अब इसको मैं कर रहा हूं 2 पार्ट में डिवाइड। बता दो, सही है? आउटसाइड इंडिया का थोड़ा सा रह गया, पहले वो बता दो फटाफट से। एडीआर या सेक्शन बता सकते हो जीडीआर का? सेक्शन 41। अच्छा, रूल आईडीआर भी एक सोर्स होता है, बट चलो वो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन उसको कौन कवर करेगा आईडीआर को? आईसीडीआर। आईसीडीआर आईडीआर पे भी लगेगा और एलओडीआर भी आईडीआर पे लगेगा, डन ना? बट मैं अभी यहाँ आईडीआर को इंसर्ट नहीं कर रहा हूं। पर चलो मान लो कि अगर मेरी वो कंपनी क्या होती, फॉरेन कंपनी, कोई बाहर वाली कंपनी और वो इंडिया में आना चाह रही है, तो एक वे क्या हो सकता है, इनसाइड इंडिया का एक आईडीआर भी हो सकता है। मैं एक अलग से यहाँ बना ही देता हूँ, क्या? आईडीआर। अच्छा, आईडीआर के 2 वे, पब्लिक इशू या उसके बाद राइट इशू। तो आईडीआर को 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप आईडीआर को पब्लिक इशू से ला सकते हो या उसके बाद राइट इशू। इनको गवर्न कौन करेगा? सेबी, आईसीडीआर 2018। क्लियर हो गया? अच्छा, रूल डिफाइन करता है आईसीडीआर, आईडीआर की डेफिनेशन, रूल 17। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? देखो अब इन इंडिया, इसमें आते हैं हम। अब इसको कौन कौन गवर्न करता है हमारा? मेन अभी मैं बात कर रहा हूं कंपनी लोग, नीचे मैं आईसीडीआर को रेगुलेट कर दूंगा साथ साथ में। इसको हमारा बात कौन करता है? पहले बात करते हैं कंपनीज एक्ट, बट इसको मैं बीच 1 मिनट लिखो मत पहले। अब इन इंडिया में 2 टाइप की कंपनीज होंगी हमारी। प्राइवेट कंपनी सेक्शन और पब्लिक सेक्शन। क्लियर हो रहा है इतना? अब मुझे ये बता दो, अब इन पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी को करना है फंड रेज, तो कौन से प्रोविजंस इनको डील करते हैं? वैसे तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो इस पे क्या लगेगा? चैप्टर, बोलो फटाफट बोल दो। 3 पार्ट 1B एंड 2B। और इस पे क्या लगेगा? सेम, चैप्टर 3 पार्ट 1B एंड 2B। बताऊंगा अभी, मैं बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, चैप्टर 3 कवर्स हाउ मेनी सेक्शंस? सेक्शन 23 टू 42। ये कितने कवर करता है? 23 टू 41। ये कितने कवर करता है?
42। क्लियर आ गया समझ में? तो वहां मैं नहीं लिख रहा हूं, वहां आप लिखते रहो दूसरी वाली साइड जो भी लिखने है। तो अब इसके बाद मैं बात करता हूं, इसको हमने कर लिया 2 पार्ट में डिवाइड। पब्लिक कंपनी कहां जाना चाह रही है, क्या क्या मोड है पब्लिक कंपनी के पास पैसा रेज करने का? फर्स्ट वन इज थ्रू, प्रोस, मैं सेक्शन वाइज ही लिख रहा हूं, जैसे सेक्शन में वर्डिंग्स है ना, तो सेक्शन 23 बोलता है मोड ऑफ रिफंड रेजिंग एक तरह से, एंड सेक्शन 23 उसमें सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? थ्रू। पब्लिक कंपनी के लिए वर्ड बोलता है पब्लिक कंपनी, पहला क्या वे हमारा क्या है? थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। सेकंड, और बता दो क्या मैं बोल सकता हूं पब्लिक से? फ्रॉम, बोल दो यार, पब्लिक। अभी मैं इसको आगे नीचे बढ़ाऊंगा, कैसे? थ्रू, फ्रॉम पब्लिक, बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर, बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। डन। सेकेंड वे, थ्रू, इसके बारे में एक बढ़िया से इंटरप्रिटेशन देनी है मुझे। प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब किससे लेते हैं हम? लेते तो पब्लिक से ही ये भी, लेकिन वर्ड पब्लिक मतलब कहने का वो पब्लिक कितने होने चाहिए? जो आइडेंटिफाइड पर्सन हो। किन से? एक मिनट इसमें लिखते हैं हम, ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन, और वो ग्रुप कितने का होना चाहिए? मैक्सिमम 200 फॉर ईच सिक्योरिटी। क्लियर हो गया सबको? ये आइडेंटिफाइड का मतलब क्या? नाम से जाएगा, जिसको भी PS4 जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर जाएगा, सबको उनके नाम से जाएगा, भाई आप ले लो। होते तो पब्लिक के ही। अब कौन होंगे? जनरली जो हमारे पहले सिक्योरिटी होल्डर है, बोल देंगे सर मेरा ना फ्रेंड भी चाह रहा है आपसे जुड़ना, लाइक कोई रेफर कर दो आप लोग कि आप सर मेरा फ्रेंड आपके लेक्चर लेना चाह रहा है। तो एक तो मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, मैं अपने पेन ड्राइव लॉन्च कर रहा हूं पब्लिकली। एक मैं क्या बोल रहा हूं, बस आप लोग या तो आप मेरे क्लास वाले बच्चे बैकअप ले सकते हो, या क्लास वाले बच्चों के साथ कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो, समझ में आ रही है ना? अगर वो क्लास वाले बच्चों के लिए ही मैंने किया है तो मेरा क्या आएगा? नहीं, सिर्फ उनके लिए ही किया है तो नहीं, राइट्स। राइट इशू। वही तो मैं बताना चाह रहा हूं, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं बस मेरे क्लास वाले बच्चों के लिए ही बैकअप अलाउड है, बाहर वाले के लिए थ्रू राइट्स इशू। भाई सिर्फ आप लोगों के लिए अलाउड है, आप दोबारा बैकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है। या जो बच्चा 5 सब्जेक्ट ले रहा है, छठा अगर मैं फेस टू फेस लूंगा तो अलाउड है, आप आके बैठ सकते हो। दैट इज द राइट इशू। बस आपके यारे प्यारे, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव भी आ सकते हैं। मैं एक अमेंडमेंट क्लास रख रहा हूं, उसके अंदर आप मैराथन रख रहा हूं, उसके अंदर आपके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं वो भी आ सकते हैं। वो क्या बन जाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। दैट मींस राइट इशू क्या मैं बोल सकता हूं? शेयर किसको दे रहे हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स। एग्जिस्टिंग वालों को मैं एक चीज और बोल रहा हूं, भाई आप लोगों ने मेरा बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, अच्छा रिजल्ट आया आपका, अच्छे मार्क्स आए, मैं खुश हो गया। आपको अभी एक ग्रुप रहता है, मैं चाह रहा हूं कि वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं। अच्छा, राइट इशू में आप आ जाओ, बट आपको ना एटलीस्ट नोट्स की कॉस्ट पे करनी होगी। दैट इज कॉल्ड द राइट इशू। बट अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं, आपको तो मैं फ्री में ही दे रहा हूं क्योंकि आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए, थ्रू सेक्शन राइट इशू का सेक्शन 62(1)(a। क्या ये भी मैं एग्जिस्टिंग को ही दे रहा हूं? एग्जिस्टिंग शेयर
होल्डर सेक्शन, होप सो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग को दे रहा हूं और किन को दे रहा हूं, शेयर होल्डर्स को, दैट इज कॉल्ड द राइट इशू। कुछ पैसे ले रहा हूं तो राइट इशू, कुछ नहीं ले रहा हूं फ्री में दे रहा हूं तो बोनस इशू। उनके ही यारे प्यारों को, उनके ही फ्रेंड्स को जिनके नाम से ही मैं बोल रहा हूं कि ठीक है आप रेफरेंस दो, जिन जिन बच्चों का नाम है पहले मैं वेरीफाई करूंगा, उनको मैं दे दूंगा उनके नाम से लेक्चर में, पेन ड्राइव में उनका नाम शो होगा, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट प्लेसमेंट। इतना समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि अभी मैं जो देना चाह रहा हूं ना, तो मैं, चाहे आप मेरे हो चाहे आप मेरे शेयर होल्डर्स ना हो, लेकिन आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज हो, आपने बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, आपने इतना अच्छा नो हाउ प्रोवाइड किया मुझे, इतनी अच्छी स्किल प्रोवाइड की जिसकी वजह से मेरी कंपनी की, मेरी गुडविल एनहेंस हो गई मार्केट में। एक नो हाउ, जो एक ऐसे आपने एक टेक्निकलिटीज, एक स्किल्स, एक ड्राइंग आपने अपनी एक मेहनत मुझे दी, जिसकी एक आईपीआर, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क मेरे नाम पे करवा दिया, जिसकी वजह से मेरी कंपनी की वैल्यू क्या हो गई, शूट अप कर गई, इंक्रीज हो गई, रेपुटेशन मेरी बढ़ गई मार्केट में। दैट इज, अगर मैं कह रहा हूं थ्रू ईसो, कर रहा हूं बता रहा हूं, वही सेम मान लो ईसो पेन, अलग अलग नहीं कर रहे, चलो स्वेट इक्विटी शेयर्स। तुम लोगों ने मेरे साथ बैठ के बड़ी मेहनत की, ईसोप पसीना बहाना। एक्चुअली मैं शेयर्स नहीं देता, इसमें मैं देता हूं ऑप्शंस। अभी मैं बढ़ाना चाह नहीं रहा था उस वाली बात को, ठीक है, इसमें मैं ऑप्शंस दूंगा। पहले वो ऑप्शन कब ग्रांट होगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद वो वेस्ट होगा, देन उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद एक्सरसाइज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द ईसोप, ईसोस। इसके लिए आपके एक अलग से सेबी ईसोप रेगुलेशंस भी अलग से बनाए गए 2014, वो हम पढ़ लेंगे इसको, अभी हमारा काम नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे सारी चीजें, स्वेट इक्विटी भी, ईसोप भी, बोनस शेयर्स भी। कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5, नॉन फंड बेस्ड इक्विटी शेयर्स। इनको हम बेसिकली बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड इक्विटी शेयर्स, इन दोनों को लास्ट वाले को नॉन फंड बेस्ड बोलते हैं जनरली, ठीक है, जनरली पैसा नहीं आता इनसे, तो इन दोनों को हम जनरली क्या बोल देंगे? ये सेक्शन क्या हो गया हमारा 54, ये सेक्शन क्या हो गया 21B, ये क्या हो गया हमारा नॉन फंड। हाँ जी, इतना पैसा नहीं आता ना उससे भी, हाई डिस्काउंट्स पे देते हैं हम। नॉन फंड बेस्ड क्या कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स, नॉन फंड बेस्ड। चैप्टर नंबर कहां पढ़ेंगे? 5। होप सो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये हम किसको दे रहे हैं? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को, ऑफिसर्स को। होप सो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं बोल रहा हूं भाई नहीं, मेरा तो सबसे पैसा लेने के बाद भी मोटिवेशन दे दिया, आपको पैसा दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया, मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे तो और अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? थ्रू प्रोस्पेक्टस फ्रॉम पब्लिक बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। ये हमारा बोलता है, ये बेसिकली ये राइट इशू और बोनस इशू के लिए जो सेक्शन है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, इसके लिए नहीं बोलता हमारा बेसिकली सेक्शन 23। तो ठीक है, वो मैंने एडिशन कर दिया आपको। इसी के ही साथ अब हमारा अच्छा, इसके लिए ना क्या बोलता हो, ये एक मिनट, इस पे क्या लग जाएगा? पार्ट 2। इस पे क्या लग जाएगा? पार्ट 1। इन पे क्या लगेगा? पार्ट 1। इस पे तो लगेगा ही नहीं, मतलब बेसिकली आईसीडीआर लगेगा नहीं इन पे तो, क्योंकि ये फंड बेस्ड नहीं है एक तरह से। ठीक है, स्वेट इक्विटी पे या ईसोप पे इन पे आईसीडीआर नहीं लगता बेसिकली। डन? इतना समझ में आ गया? अब देखो हम अपनी एक इसको लेके चल रहे हैं। हम इसके लिए क्या बताया? सेक्शन 23 सब सेक्शन 2। इसने 2 वे बताए। क्या पब्लिक इशू होगा? पब्लिक ऑफर दे सकते हैं प्राइवेट कंपनी? नो नो नो, है भी नहीं, सब सेक्शन बताया भी नहीं। तो क्लोज ए क्या बताया इसमें? प्राइवेट, अच्छा इसमें सॉरी, पहले राइट इशू बता दिया इस वाले में। पहले क्या बता दिया? राइट्स इशू एंड राइट्स एंड बोनस इशू। और इसके लिए क्या बता दिया? बी प्राइवेट। इस पे क्या लग जाएगा? पार्ट 2।
हाँ 1+2 बोल सकते हैं, क्या नहीं, ठीक है ना। इतना बिल्कुल समझ में आ गया ना, एक बिल्कुल माइंड में एक पिक्चर क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर। अभी मैं इसको लेके और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, पब्लिक ऑफर वाले को लेके, कि मेथड्स हम पब्लिक ऑफर क्या करेंगे, या कौन किस किस को कर सकते हैं, या कब हमारा लिस्टिंग रहेगा, कब हमारा अनलिस्टेड रहेगी कंपनी। हो गया इतना, बाद में कर रहे हैं ना आप क्लिक्स ना, फिर वो बाद में ना बड़ा टाइम लग जाता है उसको बार बार ठीक करने में, ठीक है, कर लेना आराम से। इतना क्लियर हो गया सबको। अब मुझे बता दो, बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर बोल रहे हैं, पब्लिक इशू पब्लिक ऑफर के थ्रू आना चाह रहे हैं, ये हम कितने तरीके से आ सकते हैं। मान लो दो, या तो हम आ सकते हैं आईपीओ, या हम आ सकते हैं एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। अच्छा, इसी को ना मैं एक बार एक्सटेंड कर रहा हूं, ये किसको कर रहे हैं हम, टू पब्लिक कर रहे हैं। कौन कर रहा है, बाय, यहां मैं बाय को हटा देता हूं और एक के सामने ले देता हूं और कन्वीनियंट हो जाएगा। बाय अगर कंपनी खुद से कर रही है, कंपनी itself, या फिर थ्रू एन बाय एन कौन, बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स तो अपना कवर हो ही जाएंगे इसमें। और ये भी दो तरीके के, सेक्शन 25 एंड 28, डीम्ड प्रोस्पेक्टस ऑफर फॉर सेल के लिए। और अभी मैं बताऊंगा, चलो इसके लिए इतना आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल क्लियर। इसमें हमारे दो बेनिफिट रहते हैं, बल्कि 3-4 बेनिफिट रहते हैं ऑफर फॉर सेल के केस में। या फिर ये बोल दें कि अच्छा, ये नाम से तो बाहर वालों को नहीं पता लगेगा ऑफर फॉर सेल है, पब्लिक इशू किसके नाम से आएगा, लर्नर्स गाइड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आएगा। बट एक्चुअली में जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या मैं बोल सकता हूं कंपनी को एक स्टेटमेंट देनी होती है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, वो नहीं देगी कंपनी, वो ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। एक ऑब्लिगेशन आपने कभी सुना हो, बच्चे नहीं हो आप लोग, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, मिनिमम पब्लिक इशू में साइज आना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सॉरी, वो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। और क्या बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के नाम से भले ही आ रहा है, पर 4 ऑब्लिगेशन हमारी, 3-4 ऑब्लिगेशन हमारी कम हो जाएंगी। पहला क्या बोल दिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम, मिनिमम वैल्यू, एप्लीकेशन वैल्यू जो आनी थी, लाइक अगर मैं कंपनी लो की बात करूं 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट, जो भी है कंपनी लो की। अगर मैं यहाँ के आईसीडीआर वगैरह की बात करूं तो इसको मैं अभी टच नहीं कर रहा हूं, फिलहाल उसी पे चल रहे हैं हम। तो मिनिमम जो पब्लिक एप्लीकेशन वैल्यू थी वो नहीं आनी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ रहे हैं। रिलैक्सेशन क्या मिलेगी, तो इसके अंदर हमें 3-4 रिलैक्सेशन मिल जाएंगी। एक्सेप्शन है या रिलैक्सेशन है, एक्सेप्शन मान लो आप। फर्स्ट वन इज क्या बोल दिया, बोलो बोलो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी, नॉट रिक्वायर्ड। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू पे करनी होगी, नहीं होगी, नहीं करनी। स्टेटमेंट जो कंपनी देती है ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, वो नहीं देने। एक और होता है इसके लिए कुछ, एक रिलैक्सेशन और, डेटरी अंडरराइटिंग भी बोल सकते हैं, अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस नहीं होगी। एक और होता है, वैसे इसके सेक्शन ही बताता है, अंडरराइटिंग का रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करना होगा, ठीक है, ठीक है ना, बेनिफिट्स। अच्छा, अब यहीं पे क्या मैं इसी से ऐसे जोड़ सकता हूं, कंपनी अगर अपने नाम से करेगी तो कंपनी को क्या क्या फॉलो करना पड़ जाएगा, रुक जाओ, बहुत कुछ है अभी तो करवाने लायक। सेक्शन 29, सेक्शन 39, सेक्शन 40,
या अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग किस सेक्शन में दिया गया है? आई गेस 40 में या 39 में होगा, सॉरी, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। सेक्शन 29 क्या बोलता है? अब इंडिया में कोई भी शेयर अगर हम पब्लिक इशू के बात कर रहे हैं, आईपीओ के बात कर रहे हैं या आईपीओ के टाइम पे कर रहे हैं, पहली बात जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज किसके हाथ में होंगी? प्रोमोटर्स के हाथ में। वो सारे के सारे क्या होनी चाहिए? डीमेटलाइज्ड फॉर्म में, प्रोमोटर्स वाली। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाले हैं उनको भी ऑप्शन दे देंगे, अगर कन्वर्ट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। बट जो न्यू इशू होंगी वो कैसे होंगी? डीमेटलाइज्ड फॉर्म में। अच्छा, डीमेटलाइज्ड का नाम आते ही क्या मैं बोल सकता हूं कौन कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? ईयर याद है? 1996 सेबी एक्ट, और बोलो फटाफट। 1992 SCRA, SCRA और ICDR, LODR। बता दो। अब सेक्शन 39 हमारा क्या बोलता है? एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन में आ जाना चाहिए और कितना आ जाना चाहिए? फटाफट बोलो, क्या पढ़ के आए हो एग्जीक्यूटिव में? कितना? 120 90% तो आ जाना चाहिए। चलो ये तो सबको पता है। 90% हमारा किसका? 90% जो भी हमने टोटल अपना प्रोस्पेक्टस के अंदर टोटल इशू साइज लिखा है उसका 90% ऑफ द टोटल इशू साइज ऑफ टोटल इशू साइज जो भी हमने प्रोस्पेक्टस में लिखा है। उसके बाद एक बार ये देखना तो वर्किंग डेज है वर्ड या सिर्फ 30 डेज है? विद इन मैक्सिमम 30 डेज। कब से? जब से हमने पब्लिक को क्या दिया है? जिस दिन से हमने पब्लिक को एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस दिया है। क्या दिया है? एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। क्लियर? सेबी थोड़ा सा डिफरेंट बोलता है, मतलब है सेम ही, उसने थोड़ा सा बाइफर्केशन अपने लिमिट्स की अलग अलग कर दी। 15 डेज में जब से हमारा क्लोजर हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो हमें 15 दिन में रिफंड कर देना है, मतलब समथिंग। वो जब आएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा उसमें बिल्कुल। उसके बाद हमारा अगर मैं 40 की बात करूं तो 40 में और क्या बोला गया है? मैंडेटरी लिस्टिंग। बल्कि मैं इतना ही बोल सकता हूं, स्टार्ट इशू करने से, ओपन करने से पहले, आरओसी को प्रोस्पेक्टस, सेबी को ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सेंड करने से पहले ही स्टॉक एक्सचेंज से हम क्या लेते हैं? इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेते हैं ना। एंड देन लास्ट में जाने के बाद फाइनल परमिशन भी लेते हैं। और कब लेते हैं? 5th डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ, 5th वर्किंग डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ पब्लिक इशू। अब वो टाइमलाइंस मैं आपको बता दूं, चलो अभी नहीं, आपको टाइमलाइंस पता ही नहीं होंगी किसी को याद। जो 6 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता था क्लोजर के अंदर अंदर, 6 दिन के अंदर अंदर फाइनलाइज हमारा ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, वो सेबी ने उसको बेसिकली फेज 2 बोल सकते हैं। यूपीआई जो पहले आसबा फैसिलिटी होती थी, डीमेट अकाउंट में फ्रीज हो जाता था, तो लास्ट ईयर सेबी ने बोला था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, बेसिकली कैलेंडर ईयर में, कि अब हम क्या करेंगे? यूपीआई फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। अब डीमेट अकाउंट में भी नहीं होगा, अब यूपीआई के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो? आसबा फैसिलिटी ऑप्ट कर सकते हो। तो आरबीआई ने यूपीआई को किया और बेसिकली स्टार्ट तो हमारी 1 जनवरी 2019 से ही हो गई थी। बट इसके लिए जो टाइमलाइंस हमारी जो 6 डेज वाली है वो घटा के कितने दिन करना था? 3 दिन। सेबी ने बोला कि हम इसको नोटिफाई कर रहे हैं अप टू 30th जून तक, तो वही रहने देंगे। 1 जुलाई वाले दिन से हम रिवाइज कर देंगे, बट वो हो नहीं पाई। फाइनली अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर में सेबी ने फिर से एक अपना सर्कुलर रेज किया और बोला हम इस टाइमलाइंस को घटाने वाला जो रिजिड स्ट्रक्चर लेके आना चाह रहे हैं, इस वाले को, और लिबरल, सॉरी रिजिड नहीं, लिबरल लेके आना चाह रहे हैं, इस वाले को हम एक्सटेंड कर रहे हैं टिल
31 ऑफ मार्च 2020। तो 1 अप्रैल से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, और जब भी देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी तक वही चलेगा जो पहले था। तो किसी के माइंड में होगी अमेंडमेंट आई है, तो टाइम लाइंस के अंदर अभी तक नहीं आई है। सेबी ने भी यूपीआई फेज 2 वाले के लिए अलाउ कर दिया है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई है, लेकिन अमेंडमेंट नहीं आई है अभी तक स्टिल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। लास्ट क्या, अंडरराइटिंग। अच्छा, कब जरूरी है अंडरराइटिंग? अगर फेलियर हो, बुक बिल्ड इशू। फिक्स्ड प्राइस के केस में क्या है, ऑप्शनल। लेकिन बुक बिल्ड इशू में भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ज्यादा नहीं है। 75% QIBs को देते हैं, जो वो 4 कंडीशन रेगुलेशन 6 वाली कंप्लाई नहीं करेगा तो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 में फॉल कर जाएगा, वो बताऊंगा। और उस वाले केस में 75% किसको मैंडेटरी देना होता था, QIBs। डन। तो वो QIBs के जो हम देते थे, उस QIB पोर्शन के लिए हम क्या नहीं कर सकते थे, अंडरराइटिंग नहीं कर सकते थे। अदरवाइज बुक बिल्डिंग के लिए मैंडेटरी है, नॉर्मल बुक बिल्डिंग। तो यहीं से मेरे 2-3 कॉन्सेप्ट और मैं निकाल के लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। करूं, आगे बढ़ू। पब्लिक इशू। अच्छा, एक छोटी सी एनालिसिस आप मुझे करवा दो। एक कंपनी, स्मॉल एनालिसिस, एक कंपनी अभी प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, लिस्टेड हुई नहीं। राइट इशू किया, लिस्टेड हुई नहीं। बोनस इशू किया, लिस्टेड हुई नहीं। कंपनी ने क्या डीमेटलाइज फॉर्म में करवाने जरूरी थे अब तक शेयर्स? नहीं। कंपनी ने अपना आईपीओ दे दिया, डीमेटलाइज जरूरी। आईपीओ के बाद अब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है, कर सकती है कंपनी। आईपीओ लॉन्च कर दिया, अब उसके बाद अब मैं आईपीओ कर दिया 6 महीने साल भर के बाद, मैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ईसोप, स्वेट इक्विटी, बोनस शेयर्स में इशू करना चाह रहा हूं, कर सकता हूं? कर सकता हूं? कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं क्या नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी नया शेयर्स इशू कर रहा हूं और वो मैं किसको नहीं दे रहा हूं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहा हूं, या फिर किसी बाहर वाले को अगर उसकी मैं फैसिलिटी दे रहा हूं, तो उसके लिए क्या मुझे पहले एसआर नहीं पास करवाना पड़ेगा? अगर पहला राइट क्या होगा, हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। अब उनके अप्रूवल ले लो, पहले एसआर पास कर लो अगर किसी और को देना है तो चाहे वो हम क्या कर रहे हैं, ई सोप के थ्रू कर रहे हैं। ई सोप में तो खैर अब ओआर हो गया था उस केस में। तो देन अगर मैं कोई भी नया फर्दर लेके आना चाह रहा हूं जो एग्जिस्टिंग को नहीं देना चाह रहा हूं, या एग्जिस्टिंग को या किसी और को भी देना चाह रहा हूं, तो उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो, कंपनी कर रही है अपना इशू। अब हमारे क्रक्स निकल के आया, 2 मेथड हैं। मैं राइट इशू और उनको बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्रक्स निकल के आया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। एक तो क्या, पब्लिक इशू, एक क्या, एक बार मुझे बताओगे प्राइवेट प्लेसमेंट किस किस को कर सकते हैं, मतलब क्या क्या होगा प्राइवेट प्लेसमेंट का हमारा? 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। पहला क्या, क्या एसआर पास नहीं करना होता प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में? एसआर पास करना होता नहीं होता? सेक्शन क्यों एसआर पास कर रहे हैं सर? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम नहीं दे रहे हैं, अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को हम इस शेयर को क्या कर रहे हैं, इशू। अच्छा, क्या हम किसी सिंगल शेयर होल्डर को दे सकते हैं? हमने वर्ड यूज किया था ग्रुप, क्या मैं सिंगल को दे सकता हूं? यस, दे सकता हूं। तो सिंगल को भी मैं दे सकता हूं और किसी एक से ज्यादा को, लेकिन अप टू 200, अप टू 200। इतना क्लियर हो गया? एक चीज बस, स्मॉल डिफरेंस, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। बता सकते हो कोई मुझे एक छोटा सा डिफरेंस, एक ही बस वर्ड में खत्म करने वाला? ये तो मतलब बस आपने बोला क्या टाइप को डिफरेंस कोई? अगर मैं बात करूं, बता सकते हो रिया आप?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से मैं बात करूं तो, जब ये नया नया आया ना तो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इसके बारे में डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे थे। सबने पता क्या वर्डिंग्स बोलनी शुरू कर दी, दोनों सेम है, दोनों सेम है, और रिपीटिशन हो गया है और दोनों सेम है। नहीं, इसमें बल्क इशू होता है दोनों में बल्क होता है, और दोनों में बल्क होता है। सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को होता है, दोनों में बल्क होता है। बोलो बोलो। और ये किसका हो सकता है? इक्विटीज का, प्रेफरेंस का, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस का, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो। आ रहा है समझ में? ये सबके लिए हो सकता है। मैंने बताया था ना, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन ये किसके लिए होगा? इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस हो या फिर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल के लिए एनसीडीज, एनसीआरपीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक वर्ड में अगर मैं खत्म करना चाहूं तो ये नॉन कन्वर्टिबल के लिए होगा, ये नॉन कन्वर्टिबल के लिए नहीं होगा। डन, इतना समझ में आ गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 2 किसको करते हैं? बोलो फटाफट यार। इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मींस इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स भी हो सकता है, और अरे बोलो ना, RII होता था नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको भी हो सकता था। यानी इंस्टीट्यूशन नहीं है, वैसे बड़ा इन्वेस्टर है तो इसको कितना बोलते थे? अप टू 2 लाख वाले, इसको बियॉन्ड 2 लाख वाले, 2 लाख से ज्यादा वाले। लेकिन इंस्टीट्यूशनल नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है इनके लिए। और ये क्या होता था? एक तरह से मान लो इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स वगैरह, QIBs भी बोल सकते हैं वैसे तो। इतना क्लियर हो गया? डन ना? लेकिन दूसरी प्राइवेट प्लेसमेंट की कैटेगरी अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या होगी? पता है फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। अच्छा, ये किसको होंगे? बस अरे नाम भी बोल रहा है, अब तो बोल दो निलाय को। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल्स को होंगे, ये इंडिविजुअल्स को नहीं होंगे। होंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ही, पब्लिक इश्यू नहीं हो सकता कोई भी IPP, बट किसको होगा? ओनली एंड ओनली इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल्स को नहीं होगा। रिटेन करने का तरीका सही है नहीं? वहां माइंड में कंफ्यूजन रहेगी, क्या वो भी प्राइवेट इश्यू हो सकता है? नहीं हो सकता। होंगे, लेकिन ये किसको होंगे? सिर्फ इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़ों को, छोटों को का मतलब नहीं है बीच में। अच्छा, लास्ट और QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो ये किसके होंगे? सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन जो क्या होंगे? QIBs होंगे। कौन होंगे? ओनली। तो समझ रहे हो? अ बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो इसको अगर मैं एक चार्ट के फॉर्म में कंप्लीट करना चाहूं, एक छोटा सा एक सर्कल बना के, समझ गए होगे शायद मैं कहां जाना चाह रहा हूं। ये हमारा क्या हो गया? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये हमारा क्या हो गया? IPP। ये हमारा क्या हो गया? है सारे प्राइवेट प्लेसमेंट, है ये कंप्लीट ही।
इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, आज से पहले कभी आपने इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा, नहीं समझा ना ये वाला इस तरीके से। ये हमारा क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। डन। होप सो ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया हमें प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होने वाला है, और 200 मेंबर्स को आईपीपी को क्यूआईबीस को। बस मेरे को थोड़ा सा लिखते रहना बाद में, बस मेरे को थोड़ा सा यहाँ कवर करने दो अपना, देन उसके बाद हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका पूरा प्रोसीजर क्या क्या होता है, कितने डेज होते हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, वो सारा हम आईसीडीआर का आने वाली अपनी 15 क्लासेस में कवर कर लेंगे। पब्लिक इशू, क्या मैं पब्लिक इशू को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं? देयर आर टू मेथड्स ऑफ पब्लिक इशू, मेथड्स ऑफ पब्लिक इशू भी दो। एक तो आईपीओ एफपीओ की बात नहीं कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अच्छा चलो मैं बात कर रहा हूं पब्लिक इशू किसकी, आईपीओ की। पब्लिक इशू में कौन सा लेके आ गया, आईपीओ। अब उसका प्राइस, प्राइस प्राइस और बुक बिल्डिंग, पहला प्राइस इशू, फिक्स्ड प्राइस इशू, दूसरा बुक बिल्डिंग। बड़ा अच्छा है बुक बिल्डिंग मेथड, मतलब बट कोइंसिडेंटली हमारा फाइनल का पार्ट नहीं है, मतलब सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर बुक बिल्ड आप नहीं पढ़ोगे। इसको क्या मैं प्राइस डिस्कवरी मेथड भी बोल दूं? प्राइस मैं पढ़ाऊंगा, प्राइस डिस्कवरी मेथड बोल दें। अच्छा ये बता सकते हो मुझे फिक्स्ड प्राइस इशू कब आया था? सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो, उसके बाद चले जाना, कोई नहीं, 2-4-5 मिनट में। फिक्स्ड प्राइस इशू कब आया था? सेक्शन, हर चीज में सेक्शन नहीं होते, समझो। ईयर, एटीन 1875, अंकल जी ले गए थे 1875, ठीक है। जब हमारा क्या आया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसी साल मतलब फिक्स्ड प्राइस इशू आया था। ये कब आया था? 13th ऑफ, बहुत बाद में बच्चा है तो, दिसंबर 2000, जब हमारा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 आया था। कब? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 हमारा पिक्चर में आया था। अच्छा फर्स्ट बुक बिल्ड इशू कौन लेके आया था? भारती एयरटेल। कौन लेके आया था? भारती एयरटेल। और बेसिकली फर्स्ट फैब 2002, फर्स्ट कौन लेके आया था? भारती एयरटेल। कब? फर्स्ट सेकंड फैब के आसपास लेके आई थी 2002 में आई गेस, ठीक है। इसको हम प्राइस डिस्कवरी मेथड भी बोल दिया, बुक बिल्ड इशू भी बोल दिया। अच्छा इस वाले मेथड में इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओगे, जब इशू करते हैं पब्लिक को तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? अच्छा लेकिन आज के दिन में बात करूं 99% इंडिया में सारे पब्लिक इशू किसके थ्रू होते हैं? क्या मैं बोल सकता हूं फिक्स्ड प्राइस? नाम से क्या पता लग रहा है फिक्स्ड? कौन डिसाइड करता है कि हमारे शेयर्स का प्राइस क्या होगा? कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मर्चेंट बैंकर। क्या डिसाइड करते हैं? डिसाइड द प्रीमियम ऑन शेयर्स, ठीक है। एग्जैक्ट प्रीमियम ऑन शेयर्स, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल इशू प्राइस। अच्छा इस वाले मेथड में क्या रिक्वायरमेंट नहीं है? अंडर रिटर्न इज ऑप्शनल। क्लियर हो गया इतना? अच्छा यहां हम क्या इशू करते हैं, फटाफट से बोल दो, बस हो गया, बस मेरा डन आज का। यहां हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट? प्रोस्पेक्टस। एक्चुअली में हम क्या, प्रोस्पेक्टस कितने पेजेस का होता होगा? 500-600 पेज का। और मैंने आपको एक छोटी सी चीज बतानी थी कि हम कैसे देखते हैं प्रोस्पेक्टस को, फाइलिंग्स में जाके, पब्लिक इशू में जाके, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, या क्या हमें देखना है कौन सा आज फाइल किया है किसी ने। तो अभी लेटेस्ट 21 जनवरी वाले दिन किसने किया है? कोरिंजेंडम टू द DRHP ऑफ एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, ITI लिमिटेड ने भी किया था 20th को। तो एक सारे अभी चल रहे हैं आपके पब्लिक इशू करके, को पैसा लगाना है तो, ठीक है। कहां गया हमारा, फटाफट से आओ। हाँ इसमें हम क्या इशू करते हैं? प्रोस्पेक्टस। लेकिन हम क्या, कंपनी 400-500 पेज की कॉपी देती है? नहीं। क्या देगी? एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस।
इसका सेक्शन बता सकते हो कंपनी लॉ में? सबसे पहला सेक्शन 2 क्लॉज 1 एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस, वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है 31 सेक्शन 31। तो एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस समझ में आ गया। एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस को छोटा सा नाम और बोलते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन, सैलिएंट फीचर। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवा दूंगा। यहां आ जाओ, यहां प्रोस्पेक्टस नहीं बोलते, प्रोस्पेक्टस जैसा दिखने वाला वर्ड यूज करते हैं क्या? रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का बोलते हैं फिश। समुद्र में एक फिश का नाम होता है रेड हेरिंग, तो एक इतनी बड़ी एक जाइंट। अच्छा, इसमें कौन डिसाइड करता है प्राइस? किसके बेस पे डिसाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। क्या मैं बोल सकता हूं यहां प्रोस्पेक्टस जाता है प्लस एप्लीकेशन फॉर्म जाता है, लेकिन यहां हमारा क्या जाएगा? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जाएगा सेक्शन 32 प्लस एप्लीकेशन, एक वर्ड यूज करूंगा उसको ध्यान रखना, कम मतलब इंक्लूड बिडिंग फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन भी लगाओ साथ में बिडिंग भी दो। एप्लीकेशन मनी भी देगी पब्लिक साथ में, एप्लीकेशन फिल भी करेगी कितने शेयर्स के लिए प्लस एप्लीकेशन मनी। अच्छा, कैश में देगी? नहीं। बैंक अकाउंट में ब्लॉक होगा? नहीं। अब तो यूपीआई हो चुका है, यूपीआई के थ्रू उसी दिन आपका पेमेंट हो जाएगी। इतना समझ में आ गया सबको? तो ये हमारा एक वे था इसको करने का कि हमारे पास एक तो फिक्स्ड पे इशू है, एक बुक बिल्ट इशू है, और बेसिकली इसके अंदर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वैसे तो सेम होता है नॉर्मल प्रोस्पेक्टस की तरह, बट इसके अंदर दो चीजें मिसिंग होती हैं। क्या चीजें मिसिंग होती है? अगर मैं बात करूं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्लस क्या कर दे उसके अंदर? इज प्लस प्रीमियम पर शेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ भी वटेवर। तो हमारा क्या बन जाएगा ये? फॉर्मूला समझ में आएगा प्रोस्पेक्टस का? तो दो चीजें क्या मिसिंग होती है? ये चीजें हमारी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? प्रोस्पेक्टस। कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में? बस दो चीजें एक्स्ट्रा इसके अंदर दी होती है। क्या? टोटल इशू। एक्चुअल प्रैक्टिस में तो खैर ये भी नहीं देते। टोटल इशू साइज, और क्या चीज दिया होता है? और जो बेस प्राइस होता है, प्राइस बैंड। अब प्राइस बैंड पता है सबको? फ्लोर प्राइस और प्राइस, और इनके बीच का मैक्सिमम डिफरेंस 20%, या फिर बोल सकता फ्लोर प्राइस का कैप प्राइस कितना होगा? 120%, या फिर इन दोनों का डिफरेंस 20%। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इतना समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज बस लास्ट चीज, प्राइस बैंड भी हम क्या बोल रहे हैं? में अगर कंपनी चाहे तो डाल दे, चाहे तो मत डालो। ये क्या मतलब हो गया? ऑप्शन दिया गया है इन केस ऑफ आईपीओ, अगर कंपनी चाहे तो आईपीओ के केस में 2 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ इशू क्या कर सकती है? इन केस ऑफ आईपीओ न्यूज़पेपर में डाल दो भाई हमारा क्या हम प्राइस, फ्लोर प्राइस क्या दे रहे हैं, और अगर इन 1 डे प्रायर, कब? इन केस ऑफ एफपीओ। ये भी प्रोविजन है। मे वर्ड है, शेल वर्ड नहीं है। तो आज की क्लास में इतना बोलता हूं, यहां तक कंक्लूड हो गई। एक बेस समझ में आ गया हमें, आईसीडीआर है क्या और प्रोस्पेक्टस क्या था, और आने वाले क्लासेस में अब हमें किनको लेके आगे बढ़ना है, पूरा प्रोसीजर क्या होने वाला है। एक छोटी सी चीज बस ये देख लो सामने, बस देख लो, क्योंकि मेहनत से बनाया था। छोटा सा देख लो कि पूरा आईसीडीआर के अंदर हमें पढ़नी कितनी रेगुलेशंस हैं? देयर आर 301 रेगुलेशंस। व्हाट इज दिस? टोटल इसके अंदर शायद वो डिलीट हो गया गलती से। कितनी रेगुलेशन है टोटल? 301 रेगुलेशंस डिवाइडेड इनटू 12 चैप्टर्स एंड 20 शेड्यूल्स। तो 12 चैप्टर जैसे मैंने एलओडीआर में भी कराए थे, इसी तरीके से एक चैप्टर को जितने हमारे सिलेबस में है मैं कवर करते हुए चलूंगा। प्रीलिमिनरी चैप्टर्स कवर 103, और ये लास्ट में जाके मिसलिनियस चैप्टर ये वाले रेगुलेशंस को क्या करेगा?
कवर करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखते जाएंगे, और ये वाला आपकी बुक में नहीं होगा तो इसको बाद में नोट डाउन कर लेना अपना आराम से बाद में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। बट नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करके आना, थोड़ा थोड़ा रेफरेंस कंपनी वाले सेक्शंस की भी देख के आना। बस एक लास्ट चीज, प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं डालेगा, कोई भी फ्रॉड नहीं डालेगा, और अगर किसी ने डाला तो किसकी लाइबिलिटी होगी, डायरेक्टर्स की, या जो भी रिस्पॉन्सिबल है डालने का, सीएस कंपनी सेक्रेटरी को पकड़ेंगे। और क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी सेक्शन 34 बोलता है, सिविल लाइबिलिटी होगी सेक्शन 35 बोलता है। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लीज प्लीज ये रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो बाय। अभी करो पिक्स, जिसको लेनी है वो ले लो एक बार। अभी मैं वीडियो भी पॉज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में मैंने स्पीड से कर दिया था पिक्स, तो नहीं होंगी। रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा जूमिंग कम करके, ये ज्यादा छोटा हो गया, नहीं होगा नहीं। रुक जाओ, कहां से लेनी है, स्टार्टिंग से कर देता हूं मैं एक बार, जिसको स्टार्टिंग से लेनी है लेते रहो। बड़ा अच्छा लग रहा है आज तो, है ना। ठीक है, अब तो पूरा ICDR ऐसे ही चलने वाला है। नहीं यार, क्या खेल कर रहे हो, थोड़ी छोटी हुई है क्योंकि इन बच्चों को जाना है ना, वो गए वो भी। और हाँ हाँ रुको, अब ठीक है, अब ठीक साइज है ना। चलो करो पिक क्लिक्स, या नोट करना है किसी को अपना पोज करके नोट करते रहो। आप लोग क्लिक कर लो क्योंकि आपके पास पोज का ऑप्शन नहीं है। लो बचपन में स्टैचू, वो ऑप्शन नहीं है। पूरा अच्छा लगा ना सारा एनालिसिस करके एक टॉपिक का इसमें। चलो मुझे प्लीज ये बताते रहना कि हो गई है क्लिक, पता लगे मैं इसको करो। रुक जाओ, साइड में भी होगा इसमें, रुको रुको। रुक जाओ, ये नीचे वाला भी कर लो। ब्रेक कितने का है? एक मिनट, थोड़ा साइड कर दो। आपस में शेयर कर लेना, ग्रुप में शेयर मत करना प्लीज। डन। चलो